गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है प्रिंस डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और भाई आज का जो अपना टॉपिक है वो है जंबल्स। तो आज अपन जंबल्स करेंगे और उसके बाद में थोड़ा वोकेब भी पढ़ेंगे। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अपना जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बनाइए भाई, सारे के सारे बनाइए, जैसा बनता है। सही गलत जो भी बनता है तो मैं प्लीज कोशिश करूँ, बाद में मैं बताता हूँ। बनाइए। अबव ऑल, इन द प्रेजेंट एज ऑफ लाइट रीडिंग, it is well if something heavier is cast now and then of reading। hastily का मतलब होता है जल्दी में, मैंने वो करवा दिया तो मिसिंग, ठीक है। और thoughtlessly that is into the midst of the reading public। अब पहला और सिक्स तो आपका फिक्स है, पी क्यू आर एस इन्हीं में सेट करना है तो कीजिए मेरे भाई। कौन सा? ए, थर्ड। थर्ड के कितने भाई हैं भाई? अब वही तरीका अपनाना है जो सबसे पहले बताया था कि भाई जब तीन सेंटेंस पी से स्टार्ट है तो पी पे ही जाएंगे सबसे पहले, डायरेक्ट क्यू पे तो जाना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो भाई अगर तीन सेंटेंस पी से स्टार्ट है तो मैं पी पे ही आ जाता हूँ पहले। सबसे पहले बोलता क्या है कि भाई अबव ऑल इन द प्रेजेंट एज ऑफ लाइट रीडिंग, ठीक है। और पी के बाद में देख लीजिए, एक में एस है, एक में आर है, एक में क्यू है। तो जैसे आपका बनता है देख लीजिए, अबव ऑल इन द प्रेजेंट एज ऑफ लाइट रीडिंग, बाद में भाई ने बताया था आर, लाइट रीडिंग ऑफ रीडिंग हेस्टली एंड थॉटलेसली, ठीक है। बाद में दूसरा देख लेते हैं एक बार, आर, और आर के बाद में क्यू वाला भी है, क्यू वाला पी क्यू। चलो ये तो एक बार छोड़ दीजिए कि इस पे तो जा ही नहीं रहे हैं। पी एस आर क्यू, पी आर क्यू एस, इन पे जाइए तो पी फिक्स है अपना कि भाई ठीक है ये सही है और यही आएगा, ठीक है। अब तुम्हें डिसाइड करना था, तो भाई ने जो सी बताया था वो कौन कौन है? हाँ, सी क्या है? गलत है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी आएगा। क्यों आएगा देख लीजिए, इन द प्रेजेंट एज ऑफ लाइट रीडिंग, पी के बाद में था इट वेल इफ समथिंग हेवियर इज कास्ट नाउ एंड देन ऑफ रीडिंग हेस्टली एंड थॉटलेसली, बाद में आ जाएगा दैट इज इनटू द मिडेस्ट ऑफ द रीडिंग पब्लिक, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा सीक्वेंस था कि भाई अब इसमें आपको ये नहीं करना कि आप बीच में ही इसको घुसा दो। आपको पता है पी फिक्स है तो एस और आर को हटाने की कोशिश करो कि एस क्यों नहीं आएगा। इन द प्रेजेंट एज ऑफ लाइट रीडिंग दैट इज, ठीक है भाई, एस बोल रहा है दैट इज। दैट इज के बाद में डायरेक्ट वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। वो तो नाउन के साथ आएगा, तो डायरेक्ट एस वाला भी नहीं आएगा, तो ये भी हटा दीजिए। ये तो ऑप्शन हट गए, मतलब ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब बचा कौन सा था अपना? ए कौन सा था? ये था ना वो, ये तो सही था। और एस वाला था। अब आर वाला और देख लीजिए, इन द प्रेजेंट एज ऑफ लाइट रीडिंग ऑफ रीडिंग hastily and thoughtlessly, it well is something heavy is cast now and then that is into the midst of reading। अब भाई इसको कैसे हटाओगे वो भी देख लीजिए कि भाई ये जो आपका तीसरा ऑप्शन, आप तीसरा ही था ना, वो सेकंड हटा दिया था, तीसरा कैसे हटेगा? तो भाई पी तो फिक्स था, पी के बाद में आर देखिए, ऑफ रीडिंग हेस्टली एंड थॉटलेसली, ठीक उसकी बात है। बाद में बात करते हैं इट इज वेल इफ समथिंग। तो भाई मेरी एक बात बताओ कि इन द प्रेजेंट एज ऑफ लाइट रीडिंग, मतलब यहाँ पे लाइट रीडिंग का मतलब है कि भाई जो मतलब टेक्नोलॉजी की बात है, जल्दी पढ़ने की बात है, उसकी बात कर रहे हैं ना। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई इन द प्रेजेंट एज ऑफ लाइट रीडिंग, बाद में मैं इधर आ जाता हूँ, इट इज वेल इफ समथिंग हेवियर इज कास्ट नाउ एंड देन। इसका मतलब हो गया कि भाई जो चीजें हैं वो इतनी भारी हो चुकी है, कास्ट का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। अभी जिस चीज को छोड़ रहे हैं वो, और रीडिंग हेस्टली का मतलब थोड़ा जल्दी पढ़ना और बिना थॉट के। आजकल जो अपन रीड कर रहे हैं वो बिना थॉट के जो कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही सीक्वेंस था वो डी ही था अपना। क्या था? डी ही था। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस्टरडे आई, चलो ये तो आसान है, बना दीजिए, बना दो भाई, बना दीजिए। यस्टरडे आई चांस टू मीट वेयर ही लिव्ड एंड आस्क्ड। चलो बहुत आसान क्वेश्चन। आप देखो ये वैसे क्वेश्चन है जो एक ऑप्शन से बन जाएंगे आपके। एक पहला सेट करना है, बाद में बहुत आसानी से बन जाएगा। पहला फिक्स है और सिक्स्थ फिक्स है, तुम्हें ही पी क्यू आर एस में सेट करना है, यही जंबल है, इन्हीं को सेट करना है। तो यस्टरडे आई चांस टू मीट, मुझे मौका मिला मिलने का, किससे मिला? अब देख लीजिए, अब एक बार तुम देखिए तीनों ऑप्शन अलग है, पी एस आर क्यू सब अलग अलग है, मतलब एक ही ऑप्शन सेट करना है। और डायरेक्ट देख सकते हो, व्हेन आई चांस टू मीट, मिलने की बात है। अब किससे मिलने की बात है? मैं अगर मैं यहाँ पे लिखूं वेयर ही लिव्ड, किसके रहने की बात है? कोई पता ही नहीं है। पहले अगर मैं ही लिव्ड लिख दूं, यहाँ तो मिलने की बात है और यहाँ रहने की बात है, तो पी वाला सेंटेंस तो नहीं बनेगा। दूसरा,
आर वाला देख लीजिए, नाउ इन हिज 70s, अब किसकी बात है, कौन है 70s में, पता है कि किसकी बात कर रहा है, नहीं पता, तो क्या आर वाला बनेगा क्या, तो आर वाला भी नहीं बनेगा। एंड आस्क्ड, भाई वहां पे मीट एंड आस्क्ड का मतलब डायरेक्ट कैसे बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, देखो और सिंपल सा है कि एन ओल्ड एक्विटेंस, अब बाद में कहां गया अपना ऑप्शन आर, एस के बाद में आर देख लीजिए, एन ओल्ड एक्विटेंस एंड आस्क्ड हिम, क्यों, मेरे को दिखते नहीं है पास से, यस्टरडे आई चांस टू मीट एन ओल्ड एक्विटेंस, एस के बाद में आर है, नाउ हिज 70s एंड व्हाट, यार कहां जा रहे हैं, इसको भाई ये 6 को एक बार हटा देता हूं मैं, ये कट कर देता हूं, अब आ जाइए, इसको हटा देता हूं और इसको हटा देता हूं, है ना, ये क्वेश्चन तो अपने दिए हुए हैं, तो यस्टरडे आई चांस टू मीट, अब ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा क्वेश्चन तो सही हो गया, मुझे पता है कि यही बनेगा, लेकिन एक बार मीनिंग देख लीजिए, एन ओल्ड एक्विटेंस, अब एस के बाद में आर है, नाउ इन हिज 70s एंड आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, कि भाई मैं किसी से मिला, ठीक है, और अब वो 70 का हो गया है और मैंने उनसे पूछा कि अभी तुम कहाँ रह रहे हो, तो अब एकदम मीनिंग सही बन रहा है, तो ये भी ठीक है। चलो भाई, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे, बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, चलो बनाओ, जैसे सही गलत जो भी बनता है बनाने की कोशिश कीजिए, सही गलत जो भी है बनाने की कोशिश कीजिए, बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस सही रखिए, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है ये भी, बनाओ। डी, डी वाले कितने हैं भाई, डी वाले हैं एक, डी, और अब देखना, अगर आपके पास से कोई सेंटेंस मिले और उनमें टाइम की बात कीजिए, इसकी बात कीजिए, इसके मतलब ये भी टाइम वाले भी खूब पूछे जाते हैं, तो भाई जब भी चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, सबसे पहले पास्ट आता है, कौन सा आता है, पास्ट, और एक बार देखिए यहाँ पे 43 की बात है और यहाँ पे 34 की, ठीक है, तो मेरे को ये बताइए टाइम में पहले 34 आया कि ये 43 आया, 34, मतलब क्या ए पहले आ सकता है क्या बी से, नहीं आ सकता, यहाँ पे ए दे रखा है तो मैं एक बार हटा सकता हूँ बेसिकली, और यहाँ पे ये 2 ऑप्शन हटा सकता हूँ, ठीक है, 2 ऑप्शन हट गए, और ध्यान रखना अगर टाइम की बात की जाए, जब भी जंबल में टाइम की बात की जाए तो सबसे पहले पास्ट वाला लेना है, पास्ट के बाद में प्रेजेंट पे आना है, और उसके बाद में फ्यूचर पे जाओगे, उसके बाद में किस पे जाओगे, फ्यूचर पे, ठीक है। अब देख लीजिए वहां पे 43 की बात है, दूसरे में 34 की बात है, तो पहले मैं अगर एक बार कोशिश करता हूँ कि भाई डायरेक्ट बनाने की, कि भाई मैं देखता हूँ कि सर यहाँ पे 34 पहले आए तो मतलब ए से पहले बी आएगा, तो सर ए वाले जो पहले आ रखा है वो ऑप्शन हटा दो, तो हटा दिया, और एक बचा, एक तो है आपका, अब देख लीजिए, अब एक बार 2 ऑप्शन है, सी से स्टार्ट है और ये बी से स्टार्ट है, तो सी डायरेक्ट क्या बोलता है, एवर सिंस पटेल बाबू हैड स्ट्रगल टू मेक ए लिविंग, चलो अभी बाद में चलेंगे उस पे, पास्ट वाले पे, लेकिन अब देख लो सी और बी वाला, पहले सी वाला देख लीजिए, सी वाला तो अपन ने देख लिया, यहाँ पे तो एवर सिंस से स्टार्ट है, और बी वाला देखो, इन 1934 पटेल बाबू gave up his factory job and came to कलकत्ता with his wife, ठीक है, बी वाला ठीक है, बी से स्टार्ट है, और द सेलिंग वाज स्मूथ फॉर सम इयर्स एंड पटेल बाबू वॉज, अब देखो यहाँ पास्ट है, इन हिज वॉज गुड बुक्स, ठीक है भाई, उसने बाद ये जो क्या सेल करने का स्टार्ट किया, बुक्स का कोई जो भी बिजनेस है वो स्टार्ट किया, तो बी के बाद में डी है, बाद में देखो डी के बाद में, अब बात किसकी है, पहले इस पास्ट की बात है, उसके बाद में मतलब थोड़ा सा प्रेजेंट में आया है, मतलब पास्ट का और बाद में का टाइम है, तो इन 1943 सडन रिट्रेंचमेंट फ्रॉम हिज ऑफिस ड्यू टू द वॉर कोस्ट हिम हिज 9-year-old जॉब, बाद में भाई ए ऑप्शन आ जाएगा, मतलब सी डी, कहां गया, सी बी डी, और ए में सबसे लास्ट में क्या था, A34 है ना, तो अब क्या बना इसका देख लीजिए, लास्ट में सी वाला आएगा, ये रहा बी डी ए सी, और एवर सिंस पटेल बाबू हैड स्ट्रगल्ड टू मेक ए लिविंग, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, तो ध्यान रखना जब टाइम की बात की जाए तो सबसे पहले, अब इसमें ज्यादा मतलब तुम्हें इतना सेंस लगाना भी नहीं था, अगर एग्जाम में करो तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये टाइम पहले का है, ये बाद का है, ठीक है,
तो ऑप्शन हटा दो कि भाई ए बी से पहले नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ए पहले आ रखा है और यहाँ पे ए पहले आ रखा है, तो दो ऑप्शन हटा दो। अब मीनिंग देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट लगा लीजिए, मीनिंगफुल सेंस जिसमें बन रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए भाई अगले बनाओ भाई। बनाओ, जैसे भी बनता है बनाइए। एडजेक्टिव पढ़ लिया तुमने, डिटरमिनर, डिटरमिनर पढ़ लिया ना, चलो फिर बना सकते हो। बनाओ भाई। हाँ बना भाई। ए वाला है कोई? बी, ए, बी वाला आर, अच्छा बी वाला सी, डी। डिटरमिनर अगर पढ़ा हो आपने, सम, एनी, मच, लिटिल, इनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अपन तो यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि भाई हमें अगर जंबल आ जाए तो वो कैसे करना है, हमें तो उससे डील करनी है। तो भाई जब भी आपका एडजेक्टिव से रिलेटेड हो और एक ही चीज की नंबर्स की बात की गई हो या क्वांटिटी की बात की गई हो, तो पहले वो सेंटेंस लिखना है जिसमें पूरी क्वालिटी हो, मतलब जहाँ कंप्लीट नंबर की बात होती है, सबसे पहले आपको वो जंबल लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में हाफ पे जाना है। ये भी एक मतलब सीक्वेंस होता है करने का। सबसे पहले कंप्लीट नंबर लिखना होता है और उसके बाद में हाफ पे जाना होता है, ठीक है। अब जो एक गुड़िया ने बोला था आर, अब ये तो सबसे पहले डिलीट है। क्यों डिलीट है? यहाँ पे देखो अदर कास्ट की बात है, और यहाँ पे मेरे को तो आपको कौन सा सेंटेंस है जो पूरों की बात कर रहा है, कौन सा बता रहा है आपको? तो आर वाला तो होगा ही नहीं, ये तो दोनों हट गए। अब आपको कौन सा सेंटेंस बता रहा है जो फुल नंबर की बात कर रहा है? अरे ऊपर वाला देखो, हनी आंस आर कॉमन, मतलब यहाँ पे सब की बात हो रही है ना। यहाँ पे सब की बात है तो मतलब पी पहले आएगा, पी पहले आएगा, और जब कम नंबर की बात है आर वाला बाद में आएगा। देखो तीन ऑप्शन हट गए, ये हट गया, ये हट गया, यहाँ पे आर पहले आ गया, ये हट गया। मीनिंग देखना ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। मतलब जब एडजेक्टिव का क्वेश्चन आए और जहां नंबर्स की बात की जाए, तो वहां पे आपको वो पहले लिखना है जो पूरे नंबर की बात करता हूं, और उसके बाद में क्वांटिटी पे चलना है, चाहे आधे की बात की जाए, चाहे क्वार्टर की बात की जाए, या चाहे बहुत कम की बात की जाए। तो पहले जो कंप्लीट होता है उसको लिखना होता है, और उसके बाद में जो हाफ होता है उसको लिखना होता है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले कंप्लीट को लिखोगे और उसके बाद में हाफ को। तो अब देखो आर वाले से ही तीन ऑप्शन है, मैंने बताया ना। अब देखो ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तीन ऑप्शन साफ साफ डिलीट हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये भी हो रहा है। आर वाले जो आर जहां पी से पहले है वो सारे डिलीट हो रहे हैं। अब अगर आपको इतना सा पता होता कि भाई पहले पूरी क्वांटिटी को लिखना होता है, उसके बाद में हाफ को लिखना होगा, तो ये ऑप्शन बहुत आसान था, पी सबसे पहले आ जाता और आर से पहले पी आता। अपन को तो यही सेट करना है। तो देखो इसी एक ही ऑप्शन में आर से पहले पी है और सारों में आर पहले है, तीन ऑप्शन डिलीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये पीडीएफ देख लेना, यही पड़ी रहेगी। चलो ये रही, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, अब बना लो। सेम कंसेप्ट पे है और सेम ही क्वेश्चन है। हाँ साइड में लो, बनाइए, जैसे भी बनता है बनाइए। हो गया भाई? सेम वही कंसेप्ट है, बस इसमें तीन क्वांटिटी की बात है, तो देख लीजिए। अच्छा मेरे को ये बताओ, हटाने वाला ऑप्शन कौन सा जो तुम सबसे पहले हटा दोगे? हाँ, डी ऑप्शन। और एक और भी है, वो भी हटा सकते हो। डी तो तुमने समझ में आ गया कि सर सम की बात है, मतलब कम क्वांटिटी की बात है, तो डी गया। अदर की बात है तो बी भी गया। नहीं, कौन सा गया? एक तो डी गया और एक बी गया। अब बचे ऑप्शन दो, ए और
सी में से। अब बता दो उनको। अरे दो ऑप्शन तो हट गए ना साफ साफ। अब वही कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया अगर पूरी क्वांटिटी अगर क्वांटिटी में कोई चीज की बात है तो सबसे पहले कंप्लीट लिखेंगे, उसके बाद में कम वाले लिखेंगे, यही तो बात थी। तो मेरे को ये बताओ, अब इसने दो ऑप्शन एक क्यों से स्टार्ट कर रखा है, मतलब अदर हैव रिसेंटली, मतलब किसी की तो बात कर रहे हैं, इन बेटल स्पीसीज की बात कर रहे हैं और इनमें अदर की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं इनको सबसे पहले लिख दूंगा क्या? नहीं लिखना। तो मतलब जो सेंटेंस आर से स्टार्ट हो रहा है वो तो साफ साफ गलत है। तो ये लो, एक ऑप्शन गया। दूसरा, मेनी डेडवुड्स बेटल स्पीसीज रिसाइकिल। अब यहाँ पे देखो सम डेडवुड, अब इनकी बात है मतलब सम की, अब ये कम की बात कर रहा है, तो क्या मेरा कोई सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो अब देख लो पी एस क्यू आर और पी आर क्यू एस, अब इनसे देख लीजिए आप, जो सेंटेंस सही बनता है वो बना लीजिए। उसमें भी अगर कोई देखते हैं बनता है क्या, डायरेक्ट पी एस और पी आर, बस एक ही ऑप्शन सेट करना है, पी के बाद में एस आएगा कि आर आएगा। Many deadwoods betel species recycle the nutrients of woodlands. पी के बाद में देख लीजिए एस और आर में से। Working alongside fungi, bacteria and other invertebrates, they break down dead woods and return the nutrients back to the soil. एस के बाद में देख लीजिए एस, पी के बाद में एस, बाद में क्यू में क्या है? Some dead woods betel are predators and parasitoids to other insect species and restrict population growth of the potential pest. और लास्ट में क्या दे रखा था आपका? आर, other have recently been found to be, अच्छा, और दूसरा देता है पी के बाद में आर, तो भाई पी के बाद में आर, मेनी और अदर। चलो भाई बता दो, आपको बता दो, बन गया होगा तुमसे, मेरे से तो बन गया, अब तुम बना दो। सी आएगा, क्या आएगा? सी, क्योंकि आर लास्ट में नहीं बनेगा, इसमें आर लास्ट में नहीं बनेगा तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ऐसे ऑप्शन हटाओगे तो बहुत आसान चीज बनेगी, नहीं तो फिर उस ऑप्शन सेट करने में ही निकल जाओगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए, ये लो इस पे बना लीजिए। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रसेल विल्सन एंड एनफियल, मतलब ये ऑप्शन फिक्स है, अब इसके आगे चलना है। एस पी आर क्यू, मतलब एक ही ऑप्शन सेट करना है, एक ही ऑप्शन। हो गया क्या? हो गया? कौन सा हुआ भाई बता दो फिर। पहला ही हो गया, रसेल विल्सन एंड एनफिल पेयर ऑफ द स्टिल सेक्वेक्स रोट, बाद में अबाउट नियोमी ओसाका सेइंग दैट हर ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू अदर हैज बीन, आहा सही बनाओ भाई, सही देखो एक बार, एक ही ऑप्शन सेट होगा, देखो हाँ चलो भाई देख लो, हैज बीन स्पेशल टू वॉच अबाउट नियोमी ओसाका दैट हर ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू अदर प्लेयर ऑफ द, चलो भाई बनाया गया, बना। अरे एक ही ऑप्शन सेट करना है भाई, आपको सब्जेक्ट दे रखा है रसेल विल्सन एंड एनफिल, ठीक है, अब एक ही ऑप्शन सेट करना है। देख लीजिए एस पी आर क्यू, तो सबसे पहले एस से स्टार्ट करो या पी से कर लो। तो देखो रसेल विल्सन एंड एनफिल अबाउट नियोमी ओसाका सेइंग दैट, तो भाई किसी के बारे में बात है तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी पहले होनी चाहिए, तो पी वाला तो नहीं बनेगा, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर ये पी वाला तो स्टार्ट नहीं होगा। अब बचा एस आर क्यू, अब देखिए रसेल विल्सन एंड एनफिल, बाद में देखिए पी वाला, देखिए एस के बाद में एस वाला देख लीजिए, रसेल विल्सन एंड एनफिल प्लेयर ऑफ द सिटल सीव होक्स रोट, एस, एस के बाद में है आपका पी, अबाउट नियोमी ओसाका सेइंग दैट हर ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन टू अदर हैज बीन स्पेक्चुअल टू वॉच। चलो भाई बनाओ, अब जैसे भी बनता है करो, कोशिश कीजिए अब एक बार और। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या एस, एस सबसे लास्ट में आ जाएगा क्या? अरे एस सबसे लास्ट में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो एक चीज सोचिए, जो चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीनों के तीनों डिलीट नहीं हो रहे क्या? अरे भाई किसी के बारे में लिखने की बात है, लिखने की बात है। अब देखो तभी तो बोलता हूँ एग्जामिनर सिर्फ टाइम पास करने के लिए खेलता है। अब देखिए तीन ऑप्शन में मैंने यही देखा, कोई बच्चा देखे इन तीनों ऑप्शन को हटा दे। अब मेरे को बताओ सबसे लास्ट में देखो रोट है, मतलब वर्ब है, क्या वर्ब सबसे लास्ट में आ जाएगी क्या? है? और लिखने की बात है तो भाई किसी के बारे में लिखने की बात है तो ये तो कंफर्म है कि इसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो रहेगी।
किसके बारे में लिखेगा, उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो भाई एस के बाद में पी आएगा और एक ही ऑप्शन रहेगा। अब तुमने ये कुछ किसी ने देखा ही नहीं कि भाई वर्ब सबसे लास्ट, मैंने पहले एक भाई ने बताया था कि सर चौथा ऑप्शन है, मैंने बोला भाई रोट है। अब एक बार दोबारा से देख लीजिए, अब यहाँ पे इसने पीछे से खेल दिया तुम्हारे साथ कि भाई लास्ट का ऑप्शन एस दे दिया। और मेरी एक बात समझो, प्लेयर ऑफ द सिटल सीहोक्स रोट, अब भाई किसी के बारे में लिखा है तो उसके बारे में आगे तो इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये सबसे लास्ट में कैसे होगा। और एस के बाद में किसके बारे में लिखा है, अबाउट द न्योमी ओसाका, तो एस पी आर के। आगे और पीछे दोनों से सेंटेंस देखिए, बहुत आसान बनेगा। अब आगे कई सेंटेंस अपन पीछे किया था, वहां पे तो आगे से एलिमिनेशन करवाता रहा, अभी यहाँ कहाँ से करवाया है, पीछे से। तो भाई पीछे एस दे रखा है और आप एस में कम से कम पढ़िए तो सही, लास्ट में वर्ब दे रखी है, और भाई वर्ब दे रखी है तो आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा कि भाई किसके बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पे अबाउट आ गया, मैंने बताया ना, लिखा किसके बारे में, अबाउट द न्योमी ओसाका, मतलब किसी पर्सन के बारे में लिखा है, तो एक ही ऑप्शन बनता है, पहला ऑप्शन। आ जाओ भाई, चलो कितने नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, बनाइए। माइकल होल्डिंग हु, चलो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बना दीजिए। प्रोनाउन तो पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया ना, तभी मैंने बोला ग्रामर ही काम आएगी, इसमें कोई वैसा नहीं है कि भाई कोई अलग से कोई रूल है। अगर प्रोनाउन पढ़ लिया तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ फर्स्ट, आर क्यू पी एस, हाँ बहुत आसान बनता है। देखो माइकल होल्डिंग हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब आती है, और वो वर्ब आती है उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग। तो भाई हु के बाद में माइकल होल्डिंग के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है क्या, आर से, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अब ये प्रोनाउन का क्वेश्चन था, ध्यान रखो जब कोई सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज हुआ हो, whom यूज हुआ हो या दैट यूज हुआ हो, इसके बाद में अगर वर्ब है तो ये वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है, मतलब जो उसके पहले आता है ना उसके अकॉर्डिंग। पढ़ लिया ना रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आती है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। और यहाँ पे हु है तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वर्ब इसमें ही है, और ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है, माइकल होल्डिंग के अकॉर्डिंग आई है, तो एक ही ऑप्शन बनता है, ये ऑप्शन। आइए भाई नेक्स्ट। बनाओ भाई। हाँ भाई बनाओ। अच्छा ऑप्शन हटाने वाले हटाओ कि कौन सा हटा सकते हो तुम, हाँ वेरी गुड, तीसरा, क्योंकि बिकॉज दिया है तो मतलब आगे कोई ना कोई रीजन देगा, तो तीसरा हटा दिया। और आर एस क्यू, बनाओ भाई। द रेटल स्नेक ऑर्गन्स विच गिव इट ए हाइटल, अच्छा नेक्स्ट बनाओ भाई, एक तो हट गया। अब एक दो और चार में से कोशिश कीजिए हटाने की, बना, बना भाई, कौन सा बना, फोर्थ, अच्छा फोर्थ वाले कितने हैं भाई देख लीजिए एक बार, एक तो हटा दूंगा मैं, तीसरा, तीसरा ये तो सीधा सीधा हट गया क्योंकि बिकॉज है, आगे कुछ इससे एंड हो नहीं सकता। तो अब बना दीजिए। अच्छा आर के बाद में रीजन कौन से ने दिया हुआ है वो सर्च कर लीजिए कि रीजन कौन से में है, आर के बाद में रीजन कौन से, किसी ने तो किसी ने रीजन दिया होगा, एस ने दिया है, तो आर के बाद में एस फाइंड करने की कोशिश करो, उसके बाद में इसमें है, और इसमें भी आर के बाद में एस है, इसमें आर के पहले एस है, तो मैं इसको भी हटा दूंगा, दूसरे को भी हटा, दो हट गए। अब आपके बचा एक और चार, इसको आप मीनिंग सेट कर लीजिए, नहीं तो इनमें मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो सेंस देख लीजिए। फिर भी द रेटल स्नेक, आप अपने पास सब्जेक्ट दे रखा है, तो ये तो बात कंफर्म है कि इसके बाद में वर्ब का यूज होगा, इसका यूज होगा वर्ब का, और वर्ब का यूज होगा तो पहला ही हो जाएगा, ठीक है क्या। द रेटल स्नेक नोज व्हेन टू लाई लो बिकॉज इट हैज स्पेशलाइज्ड जेकम्स organs which give it a heightened सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट, सही तो ए ऑप्शन है।
ठीक है, रिटल्स ने वर्ब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में सिंपल सा वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ भाई, क्या है? बहुत आसान, एक सेकेंड, एक हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये बताओ, ये आपकी ही एग्जाम का क्वेश्चन है, बनाइए। अब छोटा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैंने पहला कंसेप्ट क्या बताया था शुरू शुरू में आते ही, वही कंसेप्ट लगाना है। चलो बनाओ भाई। अच्छा, ऑप्शन हटा कौन सा सकते हो? एक तो हट रहा है, सीधा सीधा हट रहा है, कौन सा? फोर्थ। क्यों? क्योंकि सर इन आ गया और इन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेगा? प्रीपोजिशन क्या लेता है भाई? ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन होती होगी। तो अब ऐसा देखे जो इनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन किसी में दे रखा हो, तो भाई आर ऑप्शन से तो एंड नहीं होगा, ये तो बात कंफर्म है, आर से तो एंड नहीं होगा। ये दो तो आर तो मैं हटा देता हूँ, जैसे एक हट गया। अब आर के बाद में दो में क्यू दे रखा है और इधर आर के बाद में एस दे रखा है, तो आर के बाद में एस और स्टडी space probes to accurate navigation in particular looking into low cost options, explore forward thinking techniques to synchronize time to... चलो भाई, ए बी और सी बहुत आसान है, बनाइए आप। एक सेकंड देखिए, प्रीपोजिशन है क्या लास्ट में? मतलब आर में प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपको पता है या तो कोई नाउन हो सकती है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे आर को ये अपन हिंट करके चलेंगे कि आर के बाद में मुझे नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, आर के बाद में मुझे यहाँ पे क्यों दे रखा है, इन के बाद में टू डायरेक्ट दे दिया, टू सिंक्रोनाइज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये विवन है तो इसको मान सकते हैं कि भाई ठीक है, नाउन का काम कर सकती है। ओके, आर के बाद में यहाँ पे भी क्या दे रखा है? क्यों दे रखा है। अब बताइए कि भाई आपके हिसाब से ए बन रहा है, बी बन रहा है या सी बन रहा है? 4 नंबर तो नहीं बन रहा, तो अब बनाइए ए बी सी में से बनाइए। लो कॉस्ट ओपिनियंस, हाँ हाँ, पी तो डायरेक्ट नहीं आएगा। चलो भाई करो, कोशिश कीजिए। स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इन ए, आर, आर के बाद में डायरेक्ट एस, मतलब पर्टिकुलर लुकिंग इनटू ए लो कॉस्ट, मतलब ये पूरी फ्रेज है तो ये नाउन का काम कर सकती है, तो आर के बाद में एस है, बाद में देख लीजिए। अब एक बार मीनिंग ही चेक कर लेते हैं भाई, ऐसे तो मेरे हिसाब से तो ये एक ऑप्शन ही डिलीट हो रहा है इसमें। तो अब यहाँ पे नाउन वाला ये पी भी मतलब डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो पी से कोई सेंटेंस है नहीं डायरेक्ट, तो वो भी देख लीजिए। आइए 7 से 9 की बात है, स्टडी किसकी बात कर रहा है भाई? किसी स्टडी की बात करता है और बात कर रहा है आर पी और एस। ठीक है, तो भाई स्टडी स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इन पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ओपिनियंस, मतलब आर के बाद में है एस, तो आर के बाद में एस है, बाद में एक ही ऑप्शन है कि आर एस वाला ए ऑप्शन। तो एक्सप्लोर फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स टू सिंक्रोनाइज टाइम एंड बोर्ड रीड, बिल्कुल ठीक है, आर के बाद में एस वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही बैठेगा। अच्छा बनाओ भाई। थोरियम हैज, अरे यार बहुत आसान है, चलो बना लो। अब हैज दे दिया तो फिर क्या ही देख रहे हो? अरे क्या देख रहे हो भाई, हैज बीन प्लस वी थ्री होता है तो आर से स्टार्ट हो गए, थोरियम हैज बीन टेस्टेड, आर आ गया, तो लास्ट के दो ऑप्शन हट गए। आर के बाद में क्यों आएगा कि पी आएगा, वो देख लीजिए। अब क्या आ जाएगा? अरे सिंपल सा, हाँ ये तो सिंपल सा ही आ गया, तो ज्यादा इजी हो गया। अरे हैज आ गया, तो हैज के बाद में क्या आता है? या तो वी थ्री आता है या बीन प्लस वी थ्री आता है, तो आर के बाद में आर आएगा, तो ये गया ये गया, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे गए। अब देख लीजिए कि भाई थोरियम हैज बीन टेस्टेड एज ए फ्यूल इन अदर टाइप्स, आर के बाद में आप क्यों बता रहे हो? एंड इट पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, अदर टाइप्स, बाद में इसमें क्या दे रखा है आर के बाद में? पी, तो ये नहीं होगा, ऑफ न्यूक्लियर मतलब आर और क्यू एस पी, ठीक है सही है।
ठीक है, तो कई बार ऐसे सिंपल भी आते हैं, ये आपका ही एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे भी ध्यान रखना है, कई बार बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बनाओ भाई, वी हैव बीन पी क्यू आर पी, पी क्यू आर एस, पी क्यू एस आर, मतलब दो ऑप्शन तो जा चुके हैं। वी हैव बीन बाद में देख लीजिए, हैव बीन के बाद में दैट थोड़ी लगाओगे, द माइक्रोबायोम लगाओगे या नहीं, एक ऑप्शन तो सीधा सीधा है, पी से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, पी से। अब देख लीजिए भाई कौन सा सही है, पी क्यू आर एस। We have been able to identify certain patterns in the microbiome and immune response that are clearly linked to the progression and, ठीक है भाई, एंड कंजक्शन है तो एंड के बाद में कुछ ना कुछ आएगा, तो मतलब आर से कोई सेंटेंस एंड होगा नहीं है? तो ये तो दोनों गए, ये दोनों गए, ठीक है। अब आर से कोई सेंटेंस शुरू करेंगे तो आर के जस्ट बाद में कोई इसका सेम सेंटेंस होना चाहिए, मतलब जिसमें कोई क्लोज दे रखी हो। आर के बाद में एस है और आर के बाद में एस, मतलब यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा। अब सेंटेंस का सीक्वेंस देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, फोर्थ ऑप्शन, पी क्यू आर एस, ठीक है, वेरी गुड, कर लोगे, बहुत आसान बन जाएगी चीजें, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब अगर आपको देर का कंसेप्ट पता है ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें, है ना। अब ये बस वही है यार, ग्रामर है यहाँ पे। अब अगर आपको थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको पता है जब भी कोई सेंटेंस देर से स्टार्ट होता है तो वो डमी सब्जेक्ट होता है, मतलब वो एडवर्ब होती है। तो अब जो वर्ब आती है वो उसकी नाउन के अकॉर्डिंग आती है। अब वर्ब है आर, तो ऐसा सब्जेक्ट देख लीजिए जिसमें प्लूरल नाउन हो, फिर ऑप्शन हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है क्या इसमें? हाँ, तो एक ही ऑप्शन है भाई। आपको पढ़ा, आपने पढ़ा होगा जैसे इनसाइड है, आउटसाइड है, देर है। अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देर इज वन बॉय, और दूसरा मैंने लिखा देर आर सम बॉयज। अब एक बार समझने की कोशिश करो कि भाई यहाँ पे इज आया है, यहाँ पे आ रहा है, क्या इस देर के अकॉर्डिंग थोड़ी आया है, मतलब इनके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आती। देर के बाद में जो वर्ब आती है वो उसके आगे जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो भाई यहाँ पे आर आया है तो मेरे को ये पता चल गया है कि आगे जो सब्जेक्ट रहेगा वो नाउन कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो वो एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रही है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन कौन सा है जो पी से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड वाला। देर का कंसेप्ट था छोटा सा सिंपल सा, ठीक है, ध्यान रखोगे भाई, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है। आओ भाई ये और बना लो, क्या है, मैनेजमेंट टू लीडरशिप मेकिंग द ट्रांजिशन। बहुत आसान, प्री कंजक्शन पढ़ा है या तुमने नहीं पढ़ा? चलो, नहीं पढ़ा तो भी बना सकते हो, बना लो। प्रीपोजिशन तो पढ़ लिया, ओरिजिन को कौन बताता है और डिस्टेंस को, वो डेस्टिनेशन को कौन बताता है, उसी कंसेप्ट से हो जाएगा। बनाओ भाई, ए बी डी सी, सी डी बी ए, चलो भाई बन गया, बनाओ। कौन सा, डी डी, हाँ भाई चलो, वैसे भी देख सकते हो, मुझे तो दिख गया, मैंने देखते ही ऊपर है फ्रॉम, क्या है, फ्रॉम, और अगर आपने पढ़ा होगा तो फ्रॉम टू होता है ना। तो मेरे को ये पता चल गया है कि फ्रॉम के बाद में बी आएगा, मतलब बी, ए पहले नहीं आ सकता बी के, मतलब बी ए का कंसेप्ट बनेगा। तो यहाँ पे ए पहले दे रखा है और यहाँ पे ए पहले दे रखा है, तो दो तो हट गए, मतलब मुझे ए और सी में तो खेलना ही नहीं है, ये दो हटा देता हूँ, बचे सी और डी में। अब सेंटेंस देख लिए, सी से स्टार्ट करोगे कि बी से स्टार्ट करोगे, तो मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम, बी के बाद में जस्ट ए आ जाएगा, बाद में सी आ जाएगा और बाद में डी आ जाएगा। तो ये फ्रॉम टू का कंसेप्ट था, मतलब ऐसे कंजक्शन के पेयर आते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो का ध्यान रखना, आइदर और होता है, नाइदर नोर होता है, नो सूनर देन होता है, नो सूनर देन ये होता है, देखो कई बार ये भी ध्यान रखना भाई, वो डिड इन्वर्जन आता है, वो जब आता है जब उससे नो सूनर से कोई सेंटेंस, सॉरी यार क्या लिख दिया, नो ने लिख दिया। जो आपका डिड आता है ना वो तब आता है जब नो सूनर सेंटेंस के शुरू में आए, ठीक है। जब नो सूनर, हार्डली और स्केर्सली से सेंटेंस से शुरू होता है तो जो पैटर्न रहता है वो इन्वर्जन रहता है। इन्वर्जन का मतलब है कि भाई पहले वर्ब आएगी बाद में सब्जेक्ट आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट बाद में मेन वर्ब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बाद में थोड़ी वोके भी पढ़ेंगे, जल्दी करो, हो गया क्या, 20 क्वेश्चन थे आज।
चलो भाई, तो अब ये थोड़ा बहुत करके आज समझ में आया कि भाई PQRS ऐसे भी करने हैं, है थोड़ी थोड़ी चीजें डेवलप हुई होगी मेरे हिसाब से। अपने बड़े क्वेश्चन भी किए हैं, जैसे ये क्वेश्चन था बहुत बड़ा है। अब ऐसे इसमें ऐसी ऐसी चीजें भी सीख ली अपने कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डील कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो क्लास रहेगी, मतलब अभी तो है क्लास, लेकिन जो आगे रहेंगे उसमें प्रॉपर अब वही पढ़ेंगे क्या क्या, PQRS की और क्वेश्चन लाऊंगा, और एक क्लोज टेस्ट आता है ना आपके। हाँ, तो अब क्लोज टेस्ट की और चीजें सीखें, लेकिन भाई क्लोज टेस्ट में देखो मेरी तरफ से उसमें सिखाने वाली चीज नहीं है, वो पूरा ग्रामर पे है। इसमें तो मतलब कुछ मैंने तरीके बता दिए, जैसे वैसे ये भी नाउन ही मतलब वो ग्रामर ही है। जैसे आपको पता है कि भाई यहाँ पे ए आया है बाद में दा आया है, तो मतलब ए पहले आएगा द बाद में आएगा। तो ये तो थोड़ी चलो चीजें हैं जो बता दी जाती है, इसमें तो और बता दूंगा और क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन जो आपका क्लोज टेस्ट है उसमें आपको ग्रामर का नॉलेज होना ही चाहिए। ग्रामर में आता क्या है, उसमें प्रीपोजिशन का पूछ लेगा, उसमें टेंस पूछ लेगा, उसमें कंजक्शन पूछ लेगा, या उसमें कोई आर्टिकल पूछ लेगा, उन्हीं से मिक्स क्वेश्चन आता है, तो वो बाद में देख लेंगे। अब आइए भाई एक बार, भाई वो अपने वो निकाल दो ना, पहले वाली वो स्लाइड। हाँ वो के वाली ई पार्ट करते हैं आज। डी तक हो गया था ना, कहाँ तक लिखवा दी थी, डी तक। हाँ तो ई को करेंगे ना, निकाल दो भाई, वो किसी को पता था किसी ने। मेरा नाम तो पता नहीं, दोबारा भेजूँ क्या। वो सर ने डाली थी यार, उन्होंने, उनको बुला लो टेस्ट या तो दोबारा भेज देता हूँ। वन वर्ड कहाँ तक हो गए थे भाई, वो प्रिंट निकलवा लिया क्या तुम लोगों ने। हाँ, मैंने वन वर्ड की सीट भेजी थी मैम को और उन्होंने ग्रुप में भेजी थी, पढ़ रहे हो क्या वो। भाई थोड़ा खुद भी पढ़ो, मैंने जो भेजी थी वो वन वर्ड वगैरह की सीटें, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप। वन वर्ड भी थी, नहीं निकलवाई क्या तुम लोगों ने, कितने भाई हैं जो नहीं निकलवाई अभी तक, तेरे को नहीं पता। किन किन को नहीं पता, अभी तक 2 वीक हो गए डाले हुए, पिछले को डाली थी। कितने हैं जिनको पता ही नहीं है, आज डाल लेना भाई, वो निकलवा लेना वो प्रिंट। कहा था भाई, इसी में था। क्या नाम है इसका, आ गया आ गया। आ गई ना, डी तक हो गया था ना। हाँ भाई, डिलीजेंट का क्या मतलब होता है बताना। है हेल्थी, हाँ मेहनती। आ जाओ भाई, पहला वर्ड है एब। एब का मतलब होता है धीमा होना, स्लो होना, ठीक है, तो लिखिए एब। एब का मतलब होता है किसी चीज का शांत होना, जैसे अबेटमेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, अबेटमेंट का मतलब भी होता है शांत होना। नेक्स्ट भाई, ड्विंडलिंग का मतलब होता है शांत होना या अपना टाइम खराब करना, ठीक है, वो होता है ड्रॉप। ये वेन लिख लेना, वेन का भी मतलब होता है डिक्लाइन, किसी चीज का क्या होना, डिक्लाइन होना। स्लेकिंग का मतलब होता है कोई चीज लेजी होना, स्लेक लेजी से सेंस होता है, और जो इंसान लेजी होता है वो धीमा ही होता है, मंद होता है, तो ये लेजी का सेंस देता है स्लेकिंग, स्लेक मतलब लेजी। ये लिख लीजिए, ड्रॉप छोड़ सकते हो, ये लिख लो, वेन लिख लो, और अबेटमेंट लिख लो। अबेटमेंट का मतलब होता है शांत होना, ठीक है। और भी बताया था मैंने आपको पीछे, पेसिफाई करना, मैंने बताया ना पेसिफिक ओशियन, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत, मतलब लास्ट में वर्ड आता है शांत, पेसिफाई है ना, तो शांत करना। पेसिफाई का भी मतलब क्या होता है, किसी को काम करना, शांत करना, एस्वेज करना। एस्वेज का मतलब भी होता है शांत करना।
शांत करना, लिख लो भाई। अबेटमेंट लिख लो, वैन लिख लो, ये पीछे आ गए हैं तो इनको तो छोड़ दीजिए, और स्लेकिंग लिख लो। अब एंटोनियम हो गया, जो धीमा हो गया वो इंक्लाइन हो गया, इंक्रीज हो गया, राइज हो गया। देखो डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे गिरना, और इंक्लाइन का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है। इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों लिख लीजिएगा। जल्दी लिखो थोड़ा सा, फिर जल्दी चलते हैं आगे। हो गया भाई। नेक्स्ट, एफिकेसी। एफिकेसी आपने पढ़ा होगा। एफिकेसी का मतलब होता है भाई इफेक्ट, मतलब कोई चीज को कितना प्रभावित करते हो, कितना उसमें इफेक्ट डालते हो। पोटेंसी का मतलब होता है कि कितनी कैपेबिलिटी होती है। इन्फ्लुएंस मतलब कितना उसमें पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए एफिकेसी। इसके ये छोड़ दीजिए भाई, एंटोनियम मत लिखना। आई एन लगा के मैंने बता दिया, किसी भी वर्ड के पहले आई एन लगना मतलब मोस्टली वर्ड क्या होते हैं, नेगेटिव। 99% वर्ड के पहले अगर आई एन या आई आर लगता है उनका मीनिंग अपोजिटिव बन जाता है। ये प्रीफिक्स होते हैं जो पहले वर्ड के आके उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं, तो इनको छोड़ दीजिए। कंपिटेंस पे लिख लीजिएगा भाई, सिनोनियम लिख लो बस, एंटोनियम छोड़ दीजिए। भाई वन वर्ड की सीट निकलवा लेना अगले सैटरडे को, ठीक है। और 1 से लेके 100 तक याद भी करके आना। टेस्ट लूंगा मैं तुम्हारा, मतलब मैं पेपर बना के दे दूंगा, तो वो तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे। 1 से 100 तक है तो वन वर्ड, और 1 से लेके 75 तक ईडियम फ्रेज। और जितने आज ये हो गए, मतलब ई तक हो जाएंगे, तो ये साइनो और एंटो। अगले सैटरडे को मैं मैम को पेपर भेज दूंगा भाई, तो वो ले लेंगे आपका। साइनो एंटो का दे दूंगा, और ईडियम फ्रेज और वन वर्ड मैंने भेज रखी है। तुम्हारा कोई ग्रुप बताया था मेरे को, कहाँ आया था वो बता दो। टेलीग्राम पे आया है, तो वहाँ से प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। वन वर्ड है, डेली के 10 याद करोगे तो मतलब कर लोगे। अब वन वर्ड थोड़ी पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो मतलब टाइम नहीं है इतना तुम्हारे पास, ठीक है। मैं पढ़ा तो दूंगा, लेकिन अब वही चीज़ें हैं कि टाइम मैनेज करना है। तो आप प्रिंट करवा लीजिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। लेकिन वन वर्ड तो भाई बेसिक चीज़ें हैं, और तुम 12th पास हो सारे के सारे, और अभी तक तुमने निकलवाई नहीं है, तो ये तो गलत बात है भाई आपकी। मेरे को तो उसने बोला था सर आप भेज देना, और मैंने भेज दिए, 15 दिन हो गए आज, और तुमने निकलवाई नहीं है। निकलवा लेना भाई, प्रिंट करवा लेना। 8-9 पेज है। एलिगेंट अपन पीछे कर चुके हैं, मतलब वो जो अच्छी होती है, स्प्लेंडेड होती है, ग्रेसफुल होती है, मार्वलस होती है, सारी की सारी कर चुके हैं। ग्रेसफुल देखो मतलब जो अच्छा लगे, ठीक है। डेलिकेट अच्छा वर्ड है, फाइन, स्टाइलिस्ट, प्लीजिंग, और भी वर्ड किया था पीछे। स्प्लेंडेड, मार्वलस करवाया था। जो मार्बल के घर होते हैं वो अच्छे होते हैं। स्प्लेंडिड मतलब स्प्लेंडर बाइक बाइक होती है, वो क्या होती है, ग्रेसफुल होती है, मतलब अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें ये सारे कर चुके हैं, स्प्लेंडिड और मार्वलस कर चुके हैं, ठीक है। अब इनके ही सिनोनियम है। एलिगेंट का मतलब हो तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो आपको अट्रैक्ट करे। अब वही देखो, क्रूड का मतलब होता है अनरिफाइंड, मतलब कच्चा होना कोई चीज़, और जो चीज़ कच्ची होती है, अनरिफाइंड होती है, वो आपको अच्छी नहीं लगती। तो ये क्रूड हो गया, इसका एंटोनियम अनरिफाइंड हो गया देखो। और रफ, रफ का एक सिनोनियम होता है ग्रफ। क्या होता है, ग्रफ। रफ और ग्रफ सिनोनियम होते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है। रफ का सिनोनियम होता है ग्रफ, मतलब खुरदरी जगह, कोर्स आप बोल सकते हो, COARS। जो भद्दी जगह होती है उसको बोल सकते हो। किसी का वो बिहेवियर के सेंस में भी आता है। इसका भी मतलब होता है रफ, या मतलब जो आपको अट्रैक्ट नहीं करे, इनअट्रैक्टिव कोई चीज होती है, उसके सेंस में आता है। तो ग्रेसफुल लिख लीजिएगा, एक्विसाइट लिख लो, डेलिकेट लिख लो। और प्लीजिंग का भी मतलब ये होता है अपनी और कोई किसी चीज को अट्रैक्ट करना। क्रूड का मतलब वैसे बेसिकली होता है कच्चा होना कोई चीज, ठीक है, जो पकी हुई चीज नहीं। जैसे क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, कच्चा तेल है ना। तो जो अनरिफाइंड होती है, जिसमें आपके मिक्सचर होती है, किसी भी मतलब एरर होता है कोई चीज का, तो उसे बोल सकते हैं क्रूड, अनरिफाइंड। और रफ और ग्रफ ये बिहेवियर के सेंस में आते हैं, क्योंकि उसका तो बिहेवियर बड़ा ही रफ है, ठीक है। तो ये रफ और ग्रफ उसके सेंस में आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आ जाओ भाई, अगला वर्ड। एलंगेट का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को, ठीक है। और बढ़ाने के अपन बहुत कर चुके हैं। एक्सपेंड करना, लेंथन करना, प्रोलोंग करना, स्ट्रेच करना, स्पिन करना, इंक्रीज, सारे के सारे कर चुके हैं, ठीक है। किसी चीज को बढ़ाना खींच के। अब मैंने इसके बहुत से सिनोनियम भी करवा रखे हैं। किसी चीज को सप्रेस कर देना, मैंने बताया था भाई ब्रिज बनता है डिस्टेंस को कम करने के लिए, तो एब्रिज कर देना, ठीक है। ये सारे वर्ड आ चुके हैं। आप ज्यादा टाइम वेस्ट तो इनमें करो मत तुम, और तुम लिखो भाई जल्दी जल्दी। अब एब्रिज, एब्रिज का भाई मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, शॉर्टन करना, लेस करना, ठीक है। शॉर्टन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करना, और कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट का भी मतलब होता है छोटा ही करना होता है। एक्सटेंड, लेंथन, प्रोलॉन्ग, स्ट्रेच, स्पिन और इंक्रीज। एग्जाम डेट कब की है भाई तुम्हारी?
अगले महीने में है क्या? और एयरफोर्स की कब होती है? 25 से एनडी के 10 दिन बाद। कोर्स हो गया तुम्हारा लगभग पूरा एनडीए का? मैथ का भी हो गया, इंग्लिश का हो गया, ग्रामर का? लेट स्टार्ट होती है इंग्लिश की, इंग्लिश की क्लास लेट स्टार्ट होती है, जब वो पूरा डे। चलो बेसिक तुम पढ़ा करो भाई खुद से, इतना ही टाइम मिलता है यार, वो भी मतलब अब वही है, कोर्स भी करवाना होता है। बस है ना, इंग्लिश का कोर्स करें ना तो मतलब 8-9 महीने चाहिए आराम से करें, 8-9 महीने तुम्हारे पास होते नहीं है ना? बस वही बात है। तो उनमें देखो टीचर की तो कोई गलती नहीं है, लिख लिया भाई। अब टाइम ही होता है सही। अब अगर आपको ऐसे बेसिक से पढ़ना हो ना तो कम से कम 8 महीने चाहिए, 7-8 महीने, फिर एकदम बेसिक से, मतलब ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ये आपकी फ्रेज होती है, ये क्लोज, एक एक चीज़ पढ़ी जाती है उसमें। इमिनेंट बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इंपॉर्टेंट लगाना, किसी चीज़ का फेमस होना, प्रसिद्ध होना, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आता है। इमिनेंट होता है फेमस कोई चीज़, ठीक है? तो सेलिब्रेटेड होना, एस्टेब्लिश्ड होना, इलुस्ट्रियस भी लिखना भाई, जो चीज़ फेमस है। नोटेबल छोड़ दो, फेम्ड लिख लो या फेमस लिख लो। प्रोमिनेंट भी लिखना भाई, ये भी पूछा जाता है। प्रोमिनेंट का भी मतलब होता है कोई चीज़ जो फेमस होती है। फेमस के साथ प्रीपोजिशन आता है, बताओ, फेमस फॉर, नोटोरियस फॉर। नोटोरियस थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है कोई गलत काम करके फेमस होना, नोटोरियस फॉर। अनरिमार्केबल हो गया, जो लोवली है मतलब नीचे है, अननोन है जिसको कोई जानता नहीं हो, तो ये छोड़ सकते हो, सिनोनियम लिखो। सेलिब्रेटेड हो गया, स्टेब्लिश्ड हो गया। इलस्ट्रियस का भी मतलब होता है जो चीज अच्छी होती है, प्रमुख होती है, प्रोमिनेंट होती है, उसे बोलते हैं प्रोमिनेंट, है ना, जो उत्कृष्ट होती है। फेम्ड का मतलब है फेमस, जो फेम्ड आदमी है, फेमस आदमी, वो लिखो। लिख लिया? आइए भाई नेक्स्ट लिखो, नहीं लिखा गया? इमिट, इमिट का मतलब होता है मिटा देना किसी चीज को या छोड़ देना, ई से होता है एग्जिट करना। इमिट छोड़ दो भाई, रहने दो, क्यों लिख रहे हो? लिख लो एक इमिट लगा के, सिर्फ इतना लिख लो, वेंट। वेंट का मतलब है बाहर निकालना, छोड़ना, ठीक है? तो इमिट का मतलब एक लिख लो सिर्फ, वेंट, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो लिख लीजिए इमिट वेंट होता है किसी चीज़ को रिलीज करना, किसी चीज़ को रिलीज करना, लिखो। इमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिलीज करना। बस एक लिख लीजिए। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे भाई, तो मैं एक बार तुम्हें करवा दो तो फिर मेरे ये हो जाएगा, हाँ करवा दिए थे। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, जैसे आपने सुना होगा कि भाई इसकी क्वालिटी इनहेंस कर दो, इंक्रीज कर दो, है ना? इनहेंस का मतलब यही होता है इंटेंसिफाई करना, हाइटन करना, बूस्ट करना, प्लग करना। इम्बेलिश का मतलब होता है संवारना किसी चीज को, जैसे आप इम्बेलिश करते हो, घर को इम्बेलिश करते हो, एडोन करते हो, संवारना, अच्छी बनाना, है ना? और एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को। लिख लीजिए भाई, ये लिख लीजिए, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। फिर ये एंटोनियम छोड़ दीजिए, अब एंटोनियम छोड़ दीजिए। तो इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, एग्रावेट करना, हाइटन करना, इंटेंसिफाई करना, बूस्ट करना, प्लग करना, और इम्बेलिश। इम्बेलिश का मतलब होता है संवारना किसी चीज, सजावट, एडोन करना। हुआ भाई? हो गया? ठीक। एनोर्मस हुआ है पीछे, बस पढ़ लीजिए एक बार, पीछे हो गया एनोर्मस। डिजीज का मतलब होता है बहुत ज्यादा, या कोई चीज का बहुत ज्यादा बड़ा होना। तो जियांट होना, हेरिकुलर होना, इमेंस होना, मेमथ होना, मैसिव होना, ये लिख लेना भैया, ठीक है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा या बड़ा होना, ठीक है? तो एनोर्मस लगा के सिर्फ ये वर्ड लिख लो, बाद में आगे चलो। और तो सारे आ चुके हैं, लिख लो। हाँ, एक वर्ड लिख लीजिए जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा होना। एक वर्ड और होता है, COLOSS, कोलोजल भी लिखना, जिसका मतलब होता है विशाल, ठीक है? विशाल, बड़ा, ये भी लिखना है। ठीक है, एनोर्मस के साथ ही लिखना, ये लिख लेना और ये लिख लेना, इसका मतलब था बहुत बड़ा होना। ऐसे याद कर लेना, जैसे कोको कोला होता है जिसका रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है, ठीक है? कोको कोला का जो रेवेन्यू होता है बहुत बड़ा होता है, और कैसे भी याद करो, ये आपका अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट,
मिनट का मतलब ध्यान रखना भाई, मिनट का मैंने पहले करवाया था, मिनट का मतलब होता है छोटा, ठीक है। मिनट का मतलब क्या होता है, छोटे का सेंस होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम होना किसी चीज। इरेज तो क्या ही लिखोगे, इरेज देखो, डिलीट करना, इफेस करना, एक्सपंज करना, तो ये लिख लीजिए एक्सपंज, इरेज लगा के एक्सपंज लिख लो, और इफेस लिख लो। इफेस का भी मतलब होता है फेस को इफेस करना, मतलब मिटा देना, इफेस करने का भी मतलब है मिटा देना। ये बस दोनों लिख लो आप, वो छोड़ दीजिए डिलीट, बहुत आसान है, लिख लो। हो गया, लिखो भाई इरेटिक, भूल जाना, अच्छा वर्ड है, सनकी होना किसी चीज। कैप्रिसियस का मतलब होता है सनकी होना, स्ट्रेंज होना, ठीक है। कोटी, इनकंसिस्टेंट का मतलब है जो एक जगह नहीं रुकता। डेवियस का भी मतलब होता है जो विचलित होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, हिलता रहता है। टेम्परामेंटल हो गया, वोलेटाइल हो गया, मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। रेगुलर, स्टडी और कंसिस्टेंट, एंटोनियम में छोड़ दीजिए, ये लिखो, ये लिख लीजिए, ये लिखो, 3 लिख लो, स्पोर्टिव छोड़ सकते हो, लिख लो। टेम्परामेंटल छोड़ो, वोलेटाइल लिखो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जिस चीज को ले जाया जा सके। वाह भाई, नेक्स्ट। असेंशियल का मतलब होता है जो चीज जरूरी होती है, लिखो भाई, इसमें एक वर्ड है वाइटल, ये पूछा हुआ है, इसका मतलब होता है जो चीज जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है ना, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। असेंशियल का मतलब होता है जो चीज आपको जरूरी होती है, तो लिखो असेंशियल का मतलब होता है वाइटल, मतलब जो चीज, ऐसे याद कर लेना, जो विटामिन होती है वो वाइटल होती है हमारी बॉडी के लिए, मतलब जरूरी होती है, ठीक है। तो विटामिन वाइटल होती है, ऐसे ध्यान रख लेना। एलिमेंट्री होता है जो बेसिक चीजें हैं जिनकी नीड होती है, बेसिक छोड़ दीजिए, फंडामेंटल भी छोड़ दीजिए, वाइटल और इंटीग्रल लिख लो भाई, और तो कोई चीज़ है, रिक्विसाइड भी लिख लो, जरूरी होना किसी चीज़, ठीक है। ये 3 ही लिख लो बस, 1 2 3, और आप कर लोगे। एलिमेंट्री का सेकेंडरी अपोजिट हो जाता है सब्सिडरी और ऑक्सिलरी। चलो, एंटोनियम लिख लेना सिर्फ ऑक्सिलरी, और छोड़ दीजिए। पर भाई वाइटल ध्यान रखना, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, और ये कई बार एग्जाम में आता है। वाइटल का मतलब होता है कोई चीज एसेंशियल होना, जरूरी होना, इंपॉर्टेंट होना, ठीक है, ध्यान रखो। लिखा, देखो, बहुत अच्छा वर्ड है इटरनल। इटरनल का मतलब होता है भाई जिसका कोई अंत नहीं हो, लॉन्ग लास्टिंग, फॉर एवर बोल सकते हैं, परपेचुअल बोल सकते हैं, ठीक है। तो एवर लास्टिंग मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। इनफाइनाइट हो गया, एक वर्ड है क्या, परपेचुअल, हाँ ये रहा, परपेचुअल, कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल का मतलब है जिसका कोई एंड नहीं हो, याद रखो तो ऐसे रख लो, अरे यार क्या याद करो, मतलब छोड़ो, ऐसे लिखो, परपेचुअल, ठीक है। वैसे याद करो तो देखना भाई, जो पेट की भूख होती है वो लगातार चलती रहती है ना, मैं तो ऐसे याद कर रखा है कि भाई जो पेट होता है हमारा, उसकी जो भूख है हमें वो पूरे दिन लगती रहती है, मतलब चलता रहता है, लगातार रहता है। तो परपेचुअल लिख लेना, मतलब जिसका कोई एंड नहीं हो, जो आपका इनफाइनाइट हो। इमोर्टल, मोर्टल का मतलब है जिसका कोई अंत हो जाएगा, इमोर्टल है जो जिसका अंत नहीं होता, जैसे मैन इज मोर्टल, मानव की जो मृत्यु होनी वो कंफर्म है। तो इमोर्टल का मतलब हो गया जो निरंतर चलता रहे, शाश्वत सनातन रहे, ठीक है, अपरिवर्तनशील रहे। ब्रीफ का मतलब छोटा होता है, ये लिखो भाई। एफिमल का मतलब होता है बहुत ही कम टाइम में, जस्ट फ्यू सेकंड में, ट्रांजिएंट और होता है ना एफिमल, ये लिखना है, एंटोनियम, दोनों लिख लेना। ब्रीफ का मतलब छोटा होता है, एफिमल का मतलब होता है बहुत ही कम टाइम में, पलक झपकना ही कोई काम का हो जाना। बी ऑप्शन लिख लो भाई, लिख लो। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आइए तो फिर भाई नेक्स्ट पे, एविडेंट, एविडेंट लिखो भाई, जो चीज सामने हो, अपारेंट हो, ऑब्वियस हो मतलब क्लियर हो, जो विजिबल हो, मैनिफेस्ट हो, नोटिसेबल हो। एविडेंट का मतलब वही होता है जो आपको ध्यान देने हो या क्लियर कोई चीज दिखे। सैटरडे को तुम्हारी बस एक ही क्लास होती है क्या, और फिर घर पे सभी हॉस्टल में रहते हो क्या, कौन कौन जाता है घर पे?
हॉस्टल वाले कितने कितने बच्चे हैं हॉस्टल में? टोटली 10 है। अच्छा, और किसके हैं? आर्मी। कहाँ है आपके हॉस्टल? ऊपर ही है क्या? और सुबह फिजिकल करने कहाँ जाते हो आप लोग? पैदल? कितनी दूर है यहाँ से? तो, तो फिजिकल नहीं करता क्या? पैदल जाते हॉस्टल में 90 बच्चे हैं क्या? 90 बच्चे। अच्छा, वो सभी के एग्जाम हो गए, मतलब राजस्थान के भी करवाते होंगे। यहीं चलती है क्या सारी क्लासेस? कहाँ है लाइब्रेरी? सारी क्लासें यहीं चलती है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट एंटोनियम लिखना, ऑब्सक्योर। वैग का मतलब होता है भाई जो अनक्लियर होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, लिख लेना। ऑब्सक्योर का भी मतलब होता है अनक्लियर होना, तो लिखो ऑब्सक्योर और वैग दोनों लिखना। देखो जो अनक्लियर है, और एक होता है भाई आपका VOGU, जिसका मतलब है मॉडर्न होना कोई चीज का, जो अभी ट्रेंड में है। ठीक है, जो क्या है, ट्रेंड में है। ठीक है, तो वो VOGU होता है, ध्यान रखना। जो चीज अभी फैशनेबल है या ट्रेंड में है उसको बोलते हैं VOGU। और वेग का मतलब होता है जो चीज आपकी अनक्लियर है, अनसर्टेन। दोनों ध्यान रखोगे, ऑब्सक्योर और वेग दोनों लिखोगे। लिख लिया? नेक्स्ट पे आइए। एग्जैगरेट तो याद हो गया होगा मेरे सबसे, किसी चीज को बढ़ाना लिख लो, हो गया। वैसे ये लिख सकते हो, जो बता रहा हूँ वही लिखना, जो हुए वो मत लिखना। एग्जैगरेट का मतलब है कोई चीज ज्यादा बढ़ाना। हाइपरबोलाइज लिखना। बोस्ट का मतलब होता है ढींग मारना, ज्यादा बोलना। मैग्नीफाई छोड़ दीजिए, इन्फ्लेट छोड़ दीजिए, ये दो लिख लो बस। और हुए हुए हैं सारे आ गए, एम्फिसाइज करना सारे आ गए, अंडरस्टैंड। चलो बस सिर्फ सिनोनियम लिखो दो और आगे चलो, सिर्फ दो सिनोनियम्स लिखो और आगे चलिए फिर। हो गया? आइए भाई नेक्स्ट। एक्सेल का मतलब होता है सबसे प्रोमिनेंट होना, सबसे उत्कृष्ट होना। आउटसाइन, सप्रेस, आउटर। लिखो सिर्फ एक ही लिखना, एक नहीं सिर्फ दो लिखो। एक, दो, तीन। तीन लिख लो बस, ये लिख लो, एक, दो, तीन। एंटोनियम लिखना, फेल, लॉस, फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना, सबसे आगे होना ना, आगे बढ़ना, एक्सेल होना। हुआ? एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से आ चुका है एक्सेसिव, आ चुका, शायद क्या आ ही चुका है, मतलब बहुत ज्यादा है ना। अपन ने पढ़ा है प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल। देखो, एक्सेसिव, एक्सोर्बेंट मतलब ज्यादा होना, बाउंडलेस होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब वैसे होता है भाई खर्चीला। ध्यान रखना, दो तीन वर्ड ध्यान रखना। एक तो होता है एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका मतलब होता है जो मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करता है ना। एक होता है भाई आपकी प्रोडिगल, और एक होती है, देखो भाई, मेरे दिमाग से निकल गया यार। इसका भी मतलब यही होता है भाई, ज्यादा खर्चा करना। प्रोडिगल का मतलब एक्स्ट्रावेगेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग से लिख लेना। एक्स्ट्रावेगेंट का सिनोनिम होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा स्टिंगी, कंजूस, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, जो मनी को पर्स में ही रखता है, बाहर नहीं निकालता है, पार्सिमोनियस ना। प्रोफिलगेट लिखना भाई, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, ये भी अच्छा वर्ड है, सिनोनियम है इसका, एक्सेसिव का। तो एक्स्ट्रावेगेंट के साइड में लिख लेना प्रोडिगल, मतलब ज्यादा खर्चा करने वाला। एक प्रोडिगल के अलावा और होता है, रवि दिमाग से निकल। हो गया भाई?
इंक्लूड और एक्सक्लूड लिखो। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना, डिबार लिख लेना, अच्छा वर्ड है डिबार, डिबार करना मतलब बाहर निकालना। एलिमिनेट छोड़ सकते हो और छोड़ दो, ओमिट लिख लो, ओमिट का भी मतलब होता है छोड़ना किसी चीज, क्विट करना, क्या क्विट इसमें नहीं है, लिख लेना क्विट। दो लिख लो, डिबार और ओमिट। ओमिट का मतलब होता है मिटा देना या छोड़ देना किसी चीज। एक्सेप्ट, इंक्लूड, अलाउ, एंटोनियम छोड़िए, सिर्फ दो लिखिए, एक और ये दो। एलिमिनेट इजी है, बार छोड़ दी, हाँ ठीक है, दो लिख लीजिए, लिख लिया, जल्दी करो भैया। नेक्स्ट है एक्सक्यूज। पहला लिखिए कंडोन करना, माफ करना, ठीक है, ये लिखो। अब्सोल्व का मतलब होता है छोड़ना, फ्री फ्रॉम समथिंग, कोई चार्ज से फ्री करना, एक्विट करना। इसका एक्विट भी होता है, रिलीव भी होता है। तो सिर्फ ये लिख लो बस, और तो क्या ही लिखोगे। एब्सोल्व तो लिखवा दिया पीछे, रिलीव भी लिखवा रखा है, ये छोड़ दीजिए, एक लिख लो बस, इसका मतलब होता है माफ करना। ब्लेम छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, छोड़ो, एक लिख लो बस। अब लिखवा रखे जो आ गए उनको छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कैप्चर हो जाएगा, पकड़। अपोजिट बता रहा है ना, हाँ ठीक है। अक्यूज भी हो जाएगा, किसी पे आरोप लगाना, अक्यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म, आ गया, थोड़े से ही हैं बस, एक दो ही हैं, एक एक, चलो फिर जल्दी करो। एग्जीक्यूट करना, डू करना रहने दीजिए, परफॉर्म रहने दीजिए, इम्प्लीमेंट रहने दीजिए, एफिक्यूटेट लिख लेना और एडमिनिस्टर लिख लेना, बस दो लिखो, छोड़ो। नेग्लेक्ट करना, मिसमैनेज और फोरेगो का मतलब होता है भाई छोड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है, तो ये भी छोड़ सकते हो, पीछे आ गया वैसे। अबेंडन का सिनोनिम होता है फोरेगो करना, छोड़ना किसी चीज़ को, फोरगो करना। दो लिख लो बस, इम्प्लीमेंट, एक्सरसाइज, परफॉर्म, डू, ये तुम कर दोगे आराम से, ठीक है, एग्जीक्यूट की बात होगी तो कर दोगे। हो गए दोनों, ठीक है। देखो एग्जाम्पलरी, तारीफ के लायक, वर्थी होना, मूल्यवान होना। देखो एडमायरेबल पूरा लिखना है, कमेंडेबल का भी मतलब होता है तारीफ के लायक, वर्थी का मतलब होता है जो उपयोगी होता है, प्रेज वर्थी का मतलब भी होता है जो तारीफ के लायक हो, मेरिटोरियस का भी मतलब होता है जो मेरिट हो, मेरिट के लायक हो, तारीफ के लायक हो। लिखो भाई जल्दी लिखो। आज कम कैसे हैं बच्चे के, राखी पे घर गई है तो राखी की छुट्टी नहीं हो रही तुम्हारी, कब से? 7 को, कितने दिन की? 3 दिन। अरे भाई लड़ाई मत करो यार, घर पे नहीं जाना चाहता या नहीं आना चाहता? ठीक है यार, तुम लड़ाई करो। लिखो कंटेम्प्टिबल, छोड़ने के लायक हो, तिरस्कार के लायक हो। लोथसम का मतलब है जिसको हेट करो, नफरत करो। रिपुग्नेंट का भी मतलब है भाई जो हेट के लायक हो। भाई लिखो रे, तीनों लिखो एंटोनियम। कंटेम्प्टिबल का मतलब है किसी चीज को तिरस्कार करने का मतलब छोड़ना, दूर रहना, ठीक है, इसका मतलब होता है नफरत करना। रिपुग्नेंट का मतलब नफरत। लोथसम का भी मतलब होता है भाई एकदम लोथ सा इंसान है, मोटा माटा, उसको नफरत कर रहे हैं ना, लोथसम का भी मतलब होता है नफरत करना। इन तीनों का ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एडमायरेबल, ये पूरा ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूरी ही स्लाइड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, पूरा ही अच्छे वर्ड है, ध्यान रखना। जो अच्छे नहीं हो मैं कट करवा रहा हूँ, जल्दी कीजिए, 10 मिनट और हैं। हुआ भाई? एग्जॉस्टिव लिख लो भाई, थकने वाली चीज हो। इंटेंसिव, थ्रो, कंप्लीट, एक्सटेंसिव, प्रोफाउंड, रेडिकल, लिख लो। एक्सक्लूसिव, इनकम्प्लीट, डेफिशिएंट मतलब कमी होना किसी चीज, कमी होना। हुआ भाई?
जितने वही है, जितने बनवाई है एंटोनिम सिनोनिम लिखवा दिए वो याद हो। वैसे सामने आएगा कर दोगे, मतलब अगर ऑप्शन आए तो कर दोगे, टेस्ट बना के भेज दो फिर मैडम को सैटरडे को, अगले है ना, अगले सैटरडे को। हाँ मैं बता देता हूँ, चलो ये लिख लो पहले तो कंप्लीट करते हैं, ले लेंगे अगला टेस्ट, मैं भेज दूंगा आप दे देना। अब की बार भाई मैं पैसे वगैरह थोड़ा सा ठीक डालूंगा, पिछली बार तो मैंने एकदम पहला टेस्ट था मैं चलो इजी डाल दूँ। लिखो भाई एक्साइल करना मतलब बाहर निकालना, इसमें एक वर्ड है बेनिसमेंट, भाई लिखना बेनिसमेंट लिखो भाई। बेनिस का मतलब होता है देश निकालना, बाहर निकाल देना, है ना। बेनिस का मतलब यही होता है देश निकाला करना। बेनिस का मतलब होता है बेनिसमेंट, बाहर निकालना, ठीक है। डिपोर्टेशन तो कर दोगे, डिपोर्ट होना, बाहर निकालना। एक्स्ट्राडिशन भी छोड़ दो, ओस्ट्रासिज्म ये लिख लो, ओस्ट्रासिज्म लिखो बाहर निकालना। ट्रांसपोर्टेशन ये दो लिख लो बस, इंपोर्ट अराइवल और इंट्राइस, चलो ये लिख छोड़ दीजिए, लास्ट का छोड़ दीजिए, दोनों लिख इंपोर्ट और अराइवल। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करना तो समझते ही हो, बाहर निकालना किसी चीज को। इंपोर्ट का मतलब था मंगवाना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो बेनिस का ध्यान रखना, बेनिस पूछा जाता है, बेनिस का मतलब होता है किसी चीज को बाहर से निकालना, है ना, हाँ वेंट कर देना, ठीक है। लेकिन इसका सेंस होता है भाई देश से बाहर निकालना, बेनिसमेंट का मतलब होता है देश से बाहर निकालना, ठीक है, ध्यान रखो। तो दोनों लिख लो बस, लिख लिया, खत्म है मेरे हिसाब से। अब स्पेल करना लिखो, सेम वही चीज है, लिखो। हाँ बाहर निकालना ही होता है, लिखो बेनिस, डिपोर्ट, ओस्ट्रासाइज का भी मतलब ये होता है, ये भी लिख लो। इजेक्ट छोड़ सकते, इजेक्ट छोड़ लिख लो यार, इजेक्ट। इंजेक्ट और इजेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं। इंजेक्ट का तो मतलब होता है किसी चीज को हाँ स्थापित करना, और इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। जैसे इंजेक्ट करते हैं, आपने वो लगवाया होगा, हाँ कैनुला लगवाया ना, तो इंजेक्ट करते हो, तो वो होता है किसी चीज के अंदर लगाना, और इजेक्ट होता है बाहर निकालना, दोनों लिखो। तो रफ में ही लिखता है या फेर में भी लिख रहा है? हाँ आज ही रफ में लिख रहा है, नहीं तो फेर में लिखता है। ऊपर क्या कर रही है? ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, हो गया ना। ये लिखना भाई ओस्ट्रासाइज का भी मतलब होता है बाहर निकालना, हो गया। आओ भाई आगे आओ, जल्दी आओ। एक्सपेंसिव लिखो, महंगा होना, कीमती होना, हाँ यही लिखना भाई एक्सपेंसिव। और इसमें लास्ट का जो वर्ड है लेविस, ये जरूर लिखना। लेविस का मतलब होता है भाई महंगा, कॉस्टली होना किसी चीज का, ठीक है। ओवर प्राइस छोड़ दो, एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है ज्यादा होना, बहुत ज्यादा मूल्यवान, कीमती हो, ये छोड़ो भाई। एक ये लिख लो, ये लिख लो और ये लिख लो, तीन लिख लो। लेविस ऐसे याद करो भाई, जो लेविस के कपड़े आते हैं वो महंगे आते हैं, ऐसे याद कर लेना। चीप, इनएक्सपेंसिव और मॉडरेट, एंटोनियम लिख लो। पता है वैसे तो, मॉडरेट लिख लेना, चीप लिख लो, इनएक्सपेंसिव छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। हुआ भाई, नेक्स्ट वर्ड पे आइए। एक्सटेंड करना, फैलाना, लिखो एक्सपेंड करना, आउट स्ट्रेच करना, प्रोलोंग लिखना भाई बढ़ाना किसी चीज को। अनफोल्ड छोड़ दीजिए, प्रोटेक्ट लिखो, बोर्डन लिख लीजिए। चलो ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिख लो, आउट स्ट्रेच भी लिखो, एक्सपेंड भी लिखो। कॉन्ट्रैक्ट, कर्टेल और शॉर्टन, छोटा करना, एब्रिज करना, ये सारे के सारे एंटोनियम होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना, कर्टेल का मतलब होता है काटना, किसी चीज को काट कर छोटा करना। शॉर्टन का भी मतलब होता है छोटा करना, एब्रिज करना। चले भाई नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड पे आइए। अगला जो वर्ड है आपका एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, लार्ज होना, ठीक है। तो लार्ज स्केल होना लिख लो। स्वेपिंग लिखो। फार रीचिंग का मतलब है जहां पहुंच नहीं सकते, तो ये भी लो, तीन लिख लो। एक्सपेंसिव छोड़ो, महंगा होता थोड़ा सा। एक, दो, तीन। नैरो का मतलब होता है छोटा, रेस्ट्रिक्टेड होता है बहुत ही कम, जहां पे मतलब लिमिटेड चीजें हो, लिमिटेड। एंटोनियम लिख लो तीनों, सिनोनियम लिख लो तीन। एंटोनियम तीनों लिख लीजिए भाई, और सिनोनियम इनके सिर्फ तीन ही लिखो। हो गया।
लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड और नैरो। ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो चीज विलुप्त हो चुकी है, ठीक है, डेड हो चुकी है, लिखना भाई इंपॉर्टेंट है। डेड होना, डिफंक्ट होना, लाइफलेस छोड़ो, डिपार्टेड भी छोड़ो, वेनिस पे लिख लो, गायब हो गई। वेनिस का मतलब था भाई गायब होना, ठीक है, गायब होना। वेनिस एक वो भी आता है, लड़कियों को पता होगा। अरे वो शॉप नहीं आती क्या वो, हाँ वेनिस साफ करने वाला ना, वो कपड़े कह रहे वो बर्तन धोने वाला, बर्तन धोने वाला, अरे वेनिस ही नाम आता है भाई उसका, है ना, हाँ वही बर्तन धोने वाला, कपड़े नहीं वो बर्तन। तो जिसका मतलब यही होता है जो दाग होते हैं वो गायब हो जाते हैं। वेनिस का मतलब यही होता है गायब होना, ठीक है, डिसअपियर होना। उसका ऐड भी आता था पहले, अब तो नहीं आता, ठीक है, अभी भी आता है क्या? हाँ पहले तो जरूर आता था वेनिस का ऐड, अभी उसका मुझे पता नहीं, अभी तो वो रिम आने लग गया, रिम बार होके आते हैं, चलो जो भी, ठीक है भाई। अलाइव का मतलब होता है जिंदा, प्रचलन में, एक्सटेंड होना और जो एग्जिस्ट करता है, अच्छा वर्ड है, लिख लो। तो वेनिस ध्यान रखना, डिसअपियर होना, गायब होना, वेनिस समाप्त हो गया। हुआ भाई? चलो भाई नेक्स्ट देखो, बुझा देना, मिटा देना। डाउज करना, क्वेंच करना, एनिहिलेट का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट कर देना। अबोलिश भी आ गया, क्वेस भी आ चुका है, ओब्लिटरेट भी आ चुका है, लिख लो ये पूरी पर। इनका मतलब होता है खत्म कर देना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाने का सेंस देता है वैसे तो डाउज। एनिहिलेट का मतलब होता है खत्म कर देना, एबोलिश कर देना, ये इसका सिनोनिम है। क्वेस का भी मतलब होता है खत्म करना, डेड कर देना या रिजेक्ट करना, ठीक है, उसका सेंस देता है। ओब्लिटरेट भी लिख लेना, इसका मतलब होता है धीमा। ओब्लिटरेट का मतलब होता है धीमा, हाँ भाई। वेनिस का मतलब होता है डिसअपियर, गायब होना, और इसका मतलब है खत्म करना, ठीक है। वेनिस अलग है जिसका मतलब होता है गायब होना, खत्म हो जाना, मतलब जो कोई चीज है जो पहले थी, एग्जिस्ट करती थी, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और इनका मतलब होता है भाई, जैसे यहाँ पे एक्सटिंग्विश का मतलब तो रियल मीनिंग ये होता है आग को बुझाना, ठीक है, उसको धीमा करना, तो ध्यान रखना। अब ये क्वेस ओब्लिटरेट का मतलब होता है भाई स्लो होना, धीमा कर देना, ठीक है। ओब्लिटरेट का भी मतलब होता है धीमा हो जाना, डाउस का मतलब होता है बुझाना, आग को क्वेंच करना। और ये दोनों वर्ड है ना, एनिहिलेट और एबोलिश, इनका मतलब है कोई चीज को जड़ से ही खत्म कर देना। जब आग पूरी बुझ जाए उसके सेंस में है कि भाई खत्म कर दिया, खत्म हो गया, है ना। तो एनिहिलेट करना, एबोलिश करना, समाप्त करना। लाइट, इनेक्ट और एस्टेब्लिश, ये इसके एंटोनियम है, लिखने से लिख दिए। देखो भाई दो चार वर्ड और हैं, जल्दी करो, कंप्लीट करते हैं, जल्दी करो। हाँ हाँ, हो गया। नेक्स्ट बहुत अच्छा वर्ड है, लिखो, एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका मतलब होता है खर्चीला, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ चुका है, लेविस, प्रोडिगल, एक्सोर्बिंट पीछे आ चुका है, स्पेंड थ्रिफ्ट, ओपुलेंट का मतलब अमीर होता है, प्रोफ्यूज का मतलब ज्यादा खर्च करना होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट का ही लिखना, तुम सिर्फ ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, और ये ओपुलेंट रहने दो भाई, प्रोफ्यूज लिख लो बस। स्टिंगी का मतलब है भाई कंजूस आदमी, थ्रिफ्टी का भी मतलब होता है कंजूस। इकोनॉमिकल का देखो, थ्रिफ्टी और इकोनॉमिकल आपस में सिनोनिम है, ये कंजूस का सेंस नहीं देते, ठीक है। इनका मतलब है कि जो इकोनॉमिकल है, मतलब खर्चा तो करते हैं लेकिन मतलब जो जितनी जरूरत है उतना ही। लेकिन भाई स्टिंगी का मतलब होता है एकदम मक्खी चूस आदमी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होता है पार्सिमोनियस, ठीक है। हाँ, एक वर्ड और लिखना, फ्रूगल, अभी याद है ना वो गर्ल वाला, देखो प्रोडिगल और फ्रूगल, कंजूस, अभी याद आया है फ्रूगल। भाई दो तरीके की लड़कियां होती हैं, एक होती हैं प्रोडिगल मतलब जो ज्यादा खर्चीली होती हैं, और एक होती हैं जो कम खर्चे वाली, फ्रूगल होती है। ऐसे आपको जी एल का मतलब गर्ल होना, तो प्रोडिगल का मतलब है जो ज्यादा खर्चे वाली होती है, जो प्रो फोन रखती है, और फ्रूगल का मतलब है जो इकोनॉमिकल है, थ्रिफ्टी है, कंजूस है। थ्रिफ्टी का मतलब है 350, मतलब 350 रुपए में जो घर चला लेती है वो अपनी माता जी होती है, मतलब इकोनॉमिक। वैसे चलता नहीं है, मतलब याद है, थ्रिफ्टी का मतलब होता है 350, जिसमें घर कौन चला सकती है भाई, माता जी, मतलब माता जी कैसी होती है, इकोनॉमिकल होती है। स्टिंगी तो नहीं बोल सकते, खर्चा तो करती है जहां जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो स्टिंगी, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, फ्रूगल और पार्सिमोनियस, सारे के सारे लिखने, इनका मतलब होता है कंजूस का सेंस देता है। और कई बार अगर ये बढ़ आ जाए
50, और आपके ये दोनों ऑप्शन आ जाए तब आपको इकोनॉमिकल सेलेक्ट करना है। वैसे दोनों आते नहीं है साथ, अगर आ जाए तो ध्यान रखना ये ज्यादा सही रहता है। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिकल है। देखो एक तो होता है कंजूस और एक होता है कि भाई खर्च तो करता है लेकिन बिना फालतू का नहीं करता। तो कंजूस तो होता है कि भाई जहां नीड है वहां भी नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना। स्टिंगी और पार्सिमोनियस का मतलब वो हो जाता है जो बिल्कुल ही खर्च नहीं करते, ठीक है। तो ये दोनों सा थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखोगे। आइए भाई लास्ट वर्ड होगा मेरे साथ एक्सट्रोवर्ट। देखो भाई एक्सट्रोवर्ट का आपका वन वर्ड पूछा जाता है, ठीक है, जो अनरिजर्व होता है, जो दूसरों से बात, एक तो होता है इंट्रोवर्ट मतलब जो दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखता, खुद से ही मतलब रखता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। और जो दूसरों से बातें करता है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और एक ऐसा क्वालिटी जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की दोनों होती है उसको बोलते हैं एम्बिवर्ट। क्या बोलते हैं? एम्बिवर्ट। जिसमें अगर दोनों की क्वालिटी हो वो होता है भाई एम्बिवर्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मतलब कोई पॉडकास्ट वगैरह देखते हो बड़े लोगों के, है ना, उनके चौसले थोड़े अलग ही होते हैं। वो बोलते हैं वो तो बड़ा ही इंट्रोवर्ट हो, मतलब मुझे तो बस खुद से ही मतलब है, दूसरों से मतलब नहीं है ना। तो वो इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान। एक्सट्रोवर्ट होता है जो दूसरों से भी थोड़ा बहुत मतलब, जैसे गाँव के लोग होते हैं, है ना। गाँव के भाई मतलब सबका ध्यान रखते हैं, खुद का तो रखते ही है, पड़ोसी की भी उसको टेंशन रहती है कि यार मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है ना। तो वो चीजें हैं। तो जो दोनों ही चीजें ध्यान रखता है वो एम्बिवर्ट होता है। और एक होते हैं जिनको सिर्फ दूसरों की लगी रहती है, खुद का ध्यान नहीं रखता, हाँ सिर्फ दूसरों का ही मतलब रहता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। बस ये है ना, थोड़ा सा अपना जो व्यू पोस्ट करने का सेंस में होता है, ध्यान रखने का सेंस होता नहीं है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। रिजर्व का मतलब है भाई कम बोलना, ठीक है। क्वाइट का मतलब चुप होता ही है। बॉइस्टरस का मतलब होता है नोइसी, भाई जो बॉयज होते हैं वो बहुत आवाज करते हैं, ठीक है, मतलब नोइसी। लाउड का मतलब शोर होता है। ग्रीगेरियस आपने एक वन वर्ड भी आएगा आपके उसमें जो सीरियल दिया पीडीएफ उसमें, इसका मतलब है जो मिलनसार होते हैं, मतलब सबसे मिलते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अफेबल भी होता है इसका सिनोनियम। आउटगोइंग छोड़ दीजिए, कम्युनिटी के साथ रहते हैं, वो कम्युनिकेटिव होते हैं। और जो अनरिजर्व्ड होते हैं, मतलब जो थोड़ा बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं, वो होता है अनरिजर्व्ड। और भाई रिजर्व का एक सिनोनियम और होता है लिखना, रेटिसियंट। रेटिसियंट का भी मतलब होता है कम बोलना। रेटिसियंट का मतलब क्या होता है? कम बोलना। एक होता है टेसिटन। टेसिटन का भी मतलब है कम बोलना। ये आपकी वन वर्ड वाली भी में है शायद तक, और मैंने करवा भी दिया था, ये लिखवा दिया था, है ना। कम बोलना, जो कम बोलता है वो टेसिटन होता है, रेटिसियंट होता है, रिजर्व होता है। ध्यान रखोगे। चलो भाई चलो आगे। चलो भाई ठीक है। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही है। एक सेकंड वो सर को बुला दीजिए, इसको बंद कर देंगे।